तो अभी पीएम मोदी गए थे नॉर्वे, ठीक है। तो नॉर्वे जब गए थे तो कुछ मीडिया रिपोर्टर के द्वारा, खासकर एक महिला रिपोर्टर के द्वारा उनसे सवाल पूछा गया था कि नॉर्वे भारत पर भरोसा क्यों करेगा। भारत में मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस को दबाया जाता है। ये उनका दो सवाल था, समझे। तो मोदी ने तो जवाब नहीं दिया, मोदी तो साइड करके निकल गए, लेकिन जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे ना, उन्होंने ये जवाब फिर दिया था। तो बहुत, और खास करके मैटर ये ज़्यादा वायरल इसलिए हो गया क्योंकि इंडिया के जो मीडिया थे, रिपोर्टर, वो बड़ा चिंता में चली गई, क्योंकि उनको बहुत बुरा लगा कि भारत का अपमान कर रहे हैं नॉर्वे वाले, कि नॉर्वे क्या सोचते हैं कि सिर्फ हम ही फ्रीडम ऑफ प्रेस में आ गए हैं, और सिर्फ नॉर्वे, सिर्फ भारत में ही मानवाधिकार का उल्लंघन होता है क्या। ऐसे इसके बहुत चिढ़ गए। लेकिन समझने की जरूरत है कि इससे भारत का कोई, भारत की गरिमा पर कोई ठेस नहीं पहुंचा है, ना कोई निंदा हुआ है, क्योंकि नॉर्वे वास्तविक है। नॉर्वे फर्स्ट नंबर पर आता है कि अरे इंडिया, वर्ल्ड वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स में, और इंडिया 151 नंबर पर आता है। तो एक बहुत बड़ा गैप है ना, वो गैप तो पता चलता ही है। तो इसमें देखेंगे कि बहुत सी इसमें बातें हैं जो पीएम, अरे इंडिया और नॉर्वे का क्या रिलेशन है, ट्रेड से लेकर क्या क्या बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। नॉर्वे एक बहुत अच्छा कंट्री है, और इंडिया के साथ बहुत अच्छा कोलैबोरेशन भी है उनका। कुछ अलग मुद्दे हैं कि कुछ हाईलाइट हो जाते हैं, वो अलग है, लेकिन एक फ्रेंडली रिलेशनशिप भी है। और देखते हैं। तो बात करेंगे कि नॉर्वे अच्छा दोस्त है हमारा, और नॉर्वे के साथ जो संबंध है बहुत ही पुराना है। देखिए, ये फर्स्ट बार हुआ है कि 43 साल बाद कोई प्राइम मिनिस्टर नॉर्वे गया है। एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिल रहा है ना। और जब गैप देखने को मिलता है ना संबंध में, तो थोड़ा सा ट्रस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन वास्तविक अलग है, लेकिन सही है चीजें। देखेंगे क्या है कि की लाइट्स ऑफ द मीटिंग के, अब इस पर बातचीत किया जाता है कि जब मोदी जी वहां गए थे तो कुछ तो मीटिंग हुआ होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि बिना मीटिंग के, बिना कोई एग्रीमेंट के आ गए होंगे, नहीं, एग्रीमेंट साइन होता है जब भी कोई एक पीएम जाता है दूसरे कंट्री में, तो कुछ पर्पस के लिए जाता है, घूमने उमने के लिए नहीं जाता है, अपने कंट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जाता है। तो बात कुछ हुआ है कि ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर बात हुआ है। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मतलब इसमें क्लीन एनर्जी में बात किया जाएगा, क्लीन एनर्जी पर बात किया जाएगा, क्लाइमेट रेजिलेंस पर बात किया जाएगा, ब्लू इकोनॉमी पर बात किया जाएगा, ग्रीन शिपिंग पर बात किया जाएगा, कैसे कोलबरेट करें, कैसे कोऑपरेट करें, ताकि इसमें बढ़ोतरी मिले, ताकि हमारे कंट्री में ये सब टेक्नोलॉजी आए। समझ रहे हैं? फिर ये सब समझ गए ना। जैसे क्लीन एनर्जी में क्या हो गया, अभी हमारा सोलर पावर प्लांट चल रहा है कि नहीं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल को कैसे प्रमोट किया जाए, क्या क्या बैटरी आनी चाहिए, कहाँ से लिथियम आयन आना चाहिए, इस सब में कोलैबोरेट करेंगे ये नॉर्वे। ब्लू इकोनॉमी यहाँ से आ जाता है, फिशरी वाला। क्लाइमेट रेजिलियंस को कैसे, मतलब कि पोल्यूशन को कम करें, ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर को कम करें, इस सब पर मेथड रिसर्च रिसर्च करने में हेल्प करेंगे। कौन? नॉर्वे। अच्छा टेक्नोलॉजी है उनके पास। और नॉर्वे बड़ा प्योर कंट्री है भाई। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन में जीरो, पॉल्यूशन उनका बिल्कुल नहीं। क्लीन एनर्जी में नंबर वन पर है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है नॉर्वे का। बात अलग है कि नॉर्वे का पॉल्यूशन जो है, पॉपुलेशन बहुत ही कम है, मतलब लगभग 55 लाख समथिंग है, और इंडिया का एक वास्ट डाइवर्सिटी है, तो एक अलग चैलेंज बन सकता है। नॉर्वे ज्वाइन किया है इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव्स को, कि जो भी ट्रेड उरेड, क्योंकि इंडो इंडो पैसिफिक ओशियन भारत ने लॉन्च किया था। तो उसके अकॉर्डिंग बताया गया था कि फ्री मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा सी फूड का इंडियन ओशियन में। तो नॉर्वे ने साइन किया था, और नॉर्वे को बहुत इजी हुआ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने के लिए। इंडिया एंड नॉर्वे विल ज्वाइंटली प्रोवाइड, और इंडिया और नॉर्वे ने बहुत अच्छा कदम उठा रहे हैं कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं दूसरे ग्लोबल साउथ कंट्रीज में, कि हमारा जो आधार है ना, यूपीआई पिन हो गया, कोविन हो गया, ये सब ग्लोबल साउथ कंट्री में फैले। ठीक है, तो हम नॉर्वे के साथ मिलकर ये सब काम कर रहे हैं। अभी हमारा देखो यूपीआई जो पेमेंट है, ये फैला रहे हैं, ये भारत में तो चलता ही है।
और कंट्री जैसे फ्रांस में भी चलाने की कोशिश किया जा रहा है, और सब कंट्रीज में दे रहे हैं। जैसे डॉलर कैसे होता है हमारा, चलता है ना, डॉलर का पेमेंट करते हैं ना तो यूपीआई रुपये में ट्रांसफर हो, जैसे रसिया में चलता है कि रुपये का इजी वे में ट्रांसफर हो जाए वहाँ। नॉर्वे हमेशा सपोर्ट करते आया है भारत को, कहाँ, यूएनएससी में, यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। भारत हमेशा कदम उठाया है कि यूएनएससी को रिफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि यूएनएससी में ऐसे कुछ हो गया ना जो पक्षपात करने लगते हैं। कहा जाता है कि अमेरिका के पैसों पर यूएनएससी पलता है, ऐसा सवाल उठता है कि यूएनएससी में मतलब इतना, मतलब कि कोई भी एग्रीमेंट को बायलेटरल रूप से ले लेते हैं, यूनिलेटरल लेते ही नहीं है, द्विपक्षीय हो जाता है, मतलब कि किसी को पक्षपात करने लगते हैं, किसी को सपोर्ट करने लगते हैं। तो यूएनसी एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ट्रस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, भरोसा के लायक है, तो उसको अच्छा सा काम करना चाहिए ना। तो इंडिया ने हमेशा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हमारे हैं, तो वो हमेशा कदम, हमेशा आवाज उठाते आए हैं कि उनको रिफॉर्म करने की जरूरत है। और अभी तक इंडिया को परमानेंट सीट नहीं मिला यूएनएससी में, तो वो आगे बुखलाल रहते हैं हम। ऐसा सब बात है। अब एग्रीमेंट जो नॉर्वे और हमारे बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, क्लीन एनर्जी, ऑफशोर विंड, सस्टेनेबिलिटी, जियो साइंस, एकेडमिक कोलैबोरेशन को लेकर हुआ है, इस सब चीज में हुआ है। ठीक है, तो क्लीन एनर्जी तो जानते हैं ना, ऑफशोर विंड, विंड मिल, ठीक है, और सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन वाले, क्या बोलते हैं उसको, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट के लिए। जियो साइंस देखेंगे कि आर्टिक आर्टिक काउंसिल में हमारा रिसर्च सेंटर भी है वहाँ, जो रिसर्च करते हैं कैसे ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर को कैसे रिड्यूस किया जाए, कैसे पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जाए, ठीक है, सब चीज़ को देखते रहते हैं। ग्लेशियर मेल्ट कर रहा है, कितना डिग्री पर मेल्ट कर रहा है, ये सब चीज़ देखते रहते हैं, कैसे इन्वायरमेंट को प्रिजर्व किया जाए। समझे? तो अब नॉर्वे के बारे में जानते हैं कि नॉर्वे का जोग्राफिकल कैसा है, ठीक है। जैसे भारत का कैसा है, भारत तो देखो आप, तो भारत पेनिसुला बोला जाता है, भारत पेनिसुलर है। कैसे कि भारत का तीन साइड, एक इधर वेस्ट, ईस्ट और बिलो, तीन साइड में, तीन साइड में क्या है, तीन साइड में पानी है, वाटर। एक मिनट रुक जाइएगा, सॉरी फॉर डैट। तो एक मिनट, आ रहा हूँ 30 सेकंड में। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि थोड़ा सा कुछ डिजिटल प्रॉब्लम हो गया था, उसकी वजह से कुछ परेशानियां हुआ थी, तो सॉरी फॉर डैट। तो मैं ये बता रहा था कि नॉर्वे के बारे में, हाँ, इंडिया के बारे में बता रहा, इंडिया एक पेनिसुलर कंट्री है। कैसे, आप वेस्ट में देख लीजिएगा ना तो अरेबियन सी है, नीचे देख लीजिएगा क्या है, उधर भी वाटर है, ओशियन है ना, और इधर भी देख लीजिए, इधर बे ऑफ बंगाल है, तो इसको पेनिसुलर बोला जाता है। इसीलिए नॉर्दर्न यूरोपियन जो कंट्री है, नॉर्वे 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 भी स्कैंडिनेवियन पेनिसुला से घिरा हुआ है, और इसका जो बॉर्डर है स्वीडन और फिनलैंड से है, समझे, स्वीडन और फिनलैंड में इसका बॉर्डर टच करता है। वो नॉर्वे को क्यों जाना जाता है, एक कहा जाता है इसका प्रोनाउंसिएशन है फयोर्ड्स, फयोर्ड्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दो पहाड़ी के बीच में एक घाटी गुजरती है, उस घाटी में ग्लेशियर के मेल्ट होने की वजह से पानी आ जाती है, इसीलिए बहुत अच्छा ब्यूटीफुल लोकेशन लगता है वहाँ, जब फिल्म उलिम शूटिंग होता है वहाँ, बहुत अच्छा दृश्य, खूबसूरत दृश्य है वो, समझे, आप कभी देख सकते हो, गूगल पर सर्च करना, ये फॉयर्ड्स आ जाएगा। अब मेन बात यहाँ पर है कि नॉर्वे यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, लगता है यूरोपियन यूनियन में है लेकिन वो मेंबर नहीं है यूरोपियन यूनियन का। जैसे ब्रिटेन, ब्रेग्जिट जानते हैं ना, ब्रिटेन बाहर हो गया था यूरोपियन यूनियन से, तो ये बाहर नहीं हुआ है अभी, हम कर नहीं सकते क्योंकि नॉर्वे इसका पार्ट नहीं है। नॉर्वे पार्ट है ईईए एंड नाटो का। सोचो, नाटो का पार्ट है, और ये रिपोर्टर जो महिला थी ये कह रही थी कि भारत में मानवाधिकार का उल्लंघन होता है और फ्रीडम ऑफ प्रेस को दबाया जाता है। तो हम ये सवाल यही रिपोर्टर को अमेरिका से पूछना चाहिए कि अमेरिका में कौन सा भाई मानवाधिकार का उल्लंघन को नहीं होता है, मानवाधिकार का उल्लंघन तो वहां भी होता है। एप्स्टीन फाइल को आप देख लीजिए खोलकर, एप्स्टीन फाइल में कितना महिलाओं का शोषण किया गया, ये सब देखने की बात है ना। हाँ, सवाल भारत से पूछते हैं कि मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, नॉर्वे आप पर भरोसा क्यों करेगा।
मेजर इनकम सोर्स की बात करते हैं कि आखिर नॉर्वे का इनकम कहाँ से आता है। नॉर्वे का इनकम वहीं से आता है जहाँ से सऊदी अरेबिया का आता है। कहाँ से? तेल से, ऑफशोर ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट। तो तेल बहुत होता है, जैसे रसिया में उस लोकेशन में लगता है, समुद्री लोकेशन है ना, वहाँ से ज़्यादा ऑयल की प्रोडक्शन होती है और गैस एक्सपोर्ट होता है, तो उन लोगों को पैसा यहाँ से जनरेट होता है। इंडियन नॉर्वे का रिलेशनशिप अगर देखेंगे तो भारत के लिए एक और फायदा है यहाँ से कि हम लोग इनसे दोस्ती इसीलिए करें क्योंकि यहाँ से तेल सस्ता में मिल जाए। समझे? दोस्ती करने का एक फायदा होता है, मतलब कि कुछ प्रॉफिट डिस्काउंट बेसिस पर मिल जाए तो सही होता है, मतलब दोस्ती करने का क्या फायदा। इंडिया नॉर्वे के रिलेशनशिप में अगर देखेंगे तो 1947 में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का स्थापना हुआ था, ठीक है। और इंडियन नॉर्डिक समिट 2018 में हुआ था स्टॉकहोम, ये स्वीडन में है। मीटिंग हुआ था, मीटिंग होते रहता है, समिट वगैरह होते रहता है। 2018 में समिट हुआ था। नॉर्वे हमेशा बात करते आया है कि यूएनएससी में रिफॉर्म होना चाहिए, इंडिया का सपोर्ट किया है और इंडिया को यूएनएससी में परमानेंट सीट दिलाने के लिए हमेशा रेडी रहता है। ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है, लेकिन अभी तो हम लोग बात करें कि यूएनएससी में रिफॉर्म होना चाहिए। मेरे को वो गंदा यूएनएससी नहीं चाहिए जहां अमेरिका को सपोर्ट करता हो। अगर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो टोटल ट्रेड जो है 2024 और 25 में जो हुआ है 1.05 बिलियन डॉलर, यूएस डॉलर, ठीक है। और नॉर्वे ने जो 2024 और 25 की बात है, ठीक है, और नॉर्वे ने जो इन्वेस्टमेंट किया है 28 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है 2025 तक, बिलियन बोल रहा हूँ 2025 तक। और नॉर्वे एफडीआई इनफ्लो कितना एफडीआई आया है इस साल का? लगभग 774 मिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप याद कर सकते हो। आर्टिक कोऑपरेशन की बात करें, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप तो जानते होंगे ना हिमाद्री रिसर्च स्टेशन के बारे में। ये स्टैब्लिश हुआ है कहाँ? सलवाड, नॉर्वे में। जो हम लोग, हमारा ये स्टेशन है, हम लोग वहाँ रिसर्च करते हैं जाकर। हमारे वहाँ साइंटिस्ट होते हैं, बाप रे बाप, कितना मतलब कि ठंडी इलाका है वो एरिया, और वहाँ जाकर रिसर्च करना, समझ लो, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। इंडिया बिकेम ऑब्जर्वर स्टेट इन आर्टिक काउंसिल 2013। और इंडिया आर्टिक काउंसिल का एक ऑब्जर्वर स्टेट भी है, 2013 में मिला था कि कोई भी समस्या हो तो बता सकते हैं आप। आर्टिक जो रीजन है ना, बहुत सेंसिटिव रीजन है, वहाँ सभी को जाने नहीं दिया जाता है, और वहाँ जाकर फैक्ट्री वगैरह सेटअप नहीं कर सकते, बहुत ही सेंसिटिव है। वो ग्लेशियर जोन है, और वहाँ वहाँ इस कौन मतलब ये स्टेशन को इसलिए बनाया गया ताकि ग्लेशियर को वो डिग्री को चेक करते रहे, मेल्ट मेल्ट ज्यादा ना हो, समझे। अगर मेल्ट ज्यादा होगा तो क्या होगा फिर? क्या होगा? सारा पानी इधर बह जाएगा, किधर? सारे कंट्री में ज्यादा मेल्ट होगा तो फिर सी लेवल की जो सी है, सी की लेवल हाई हो जाएगी, सी की लेवल हाई हो जाएगी तो फिर फ्लड आने का चांसेस है, ठीक। और बात करते हैं तो इंडिया बिकेम ऑब्जर्वर स्टेट तो बता दिया मैंने। और इसरो सरवाट ग्राउंड स्टेशन का यूज करता है सैटेलाइट डेटा लेने के लिए। हमारा इसरो है जो वहाँ अपना स्टेशन को स्टेब्लिश किया है। अपना स्टेशन नहीं, सलवार के स्टेशन को यूज करता है डेटा उटा लेने के लिए, इंपॉर्टेंट होता है डेटा उटा। और इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्वे फॉर इंडिया, इंडिया के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है? इंडिया के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है भारत नॉर्वे? तो देखा जाता है कि मैरीटाइम में, ब्लू इकोनॉमी एंड एनर्जी सिक्योरिटी थ्रू ऑयल एंड गैस इंपोर्ट में तो है, उससे फायदा होगा, ऑयल एंड गैस हम लोग लेंगे। और ब्लू इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा रिच है नॉर्वे, तो हम लोग जो भी उनका आइटम हो हम लोग वहाँ से इंपोर्ट करवाएंगे सस्ते दाम पर, हमारा यही मकसद होता है। और रिन्यूएबल एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए काम आएगा। और आर्टिक रिसर्च कर सकते हैं, साथ में क्लाइमेट स्टडी कर सकते हैं। यही है, जितना भी वो स्टेशन, हिमालय स्टेशन है ना, हिमालय स्टेशन पर यही हमारा फोकस रहता है कि क्लाइमेट पर स्टडी को बढ़ाया जाए ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर को कम किया जाए, ठीक है। और कोई ग्लोबल ऐसा ऐसा एपिडेमिक और ऐसा कुछ घटना ना घटे बड़ी लेवल पर, इस सबको रोकने के लिए इन्वायरमेंटल से रिलेटेड बता रहा हूँ। और लास्ट पॉइंट है स्ट्रेटेजिक एक्सेस टू आर्टिक ट्रेड रूट्स। जो आर्टिक ट्रेड रूट्स है ना, उसको एक्सेस मिल सके, हम लोग आराम से उधर मूवमेंट कर सकें, व्यापार कर सकें, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर सकें, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है नॉर्वे। नॉर्वे इज एन इम्पोर्टेंट पार्टनर फॉर इंडिया इन रिन्यूएबल एनर्जी, मैरीटाइम कॉपरेशन, आर्टिक रिसर्च, ट्रेड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो वेरी इंपॉर्टेंट।
तो कोई भी समस्या हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं। नो थैंक यू, गुड लक, बाय।